दोस्तों नमस्कार। मैं सुजीत जायसवाल। मैंने 1 से लेके 6 तक वीडियो आपके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी पर दे चुका हूं और इसके बाद आज से मैं ऑर्बिट की सीरीज शुरू करना चाहता हूं। और अगर यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का वीडियो मैं समय न खराब करते हुए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, क्या है कि ऑर्बिट को बताने से पहले यानी कक्षा को बताने से पहले कि सैटेलाइट को कैसे कक्षाओं में स्थापित करते हैं, उसको शुरू करने से पहले मैं आवश्यक समझता हूं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में भी चर्चा कर लूं। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 जो है, अगर आप देखें तो ये यूएसए और सोवियत संघ के बीच में 27 जनवरी 1967 में हुई थी और अक्टूबर 1967 में ये जो ट्रीटी है यानी ये जो समझौता है ये लागू किया गया। और देखें आप तो धीरे धीरे कई सारे देश इस ट्रीटी में शामिल होते गए, इसके सदस्य बनते गए। जो मेरे पास अपना जो रिसोर्सेस है उससे अगर हम देखते हैं तो अप्रैल 2018 तक 107 देश इसके सदस्य हो चुके हैं इस ट्रीटी में। तो इस ट्रीटी को ही जो है अंतरिक्ष का नियम यानी स्पेस लॉ के नाम से भी जो है, स्पेस लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके जो प्रमुख बिंदु है उसको जानना बहुत जरूरी है कि क्या बिंदु बनाए गए और इन बिंदुओं को आज की डेट में यानी आज के समय में कोई भी देश इसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो प्रमुख बिंदु में अगर आप देखें तो पहला बिंदु है स्पेस का उपयोग मानव जाति के लिए ही करना है, यानी मानव जाति के लाभ के लिए स्पेस का उपयोग इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मानव के लाभ के लिए ही किया जाना है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु कहता है स्पेस का कोई भी भाग या खगोलीय पिंड पर सभी देशों का एक अधिकार है, यानी जो स्पेस का कोई भी भाग हो, खगोलीय पिंड हो, यानी कोई भी ग्रह हो, उस ग्रह पर प्रत्येक देश का समान रूप से अधिकार है। ये दूसरा बिंदु कहता है। तीसरा बिंदु यह कहता है कि स्पेस के किसी भी भाग पर कोई भी देश शोध कर सकता है, यानी रिसर्च कर सकता है। रिसर्च ऐसा नहीं कि कोई एक देश करे, कोई भी देश किसी भी खगोलीय पिंड पर या किसी भी अंतरिक्ष के भाग पर वो रिसर्च कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। चौथा बिंदु यह कहता है कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री, अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री किसी भी देश से जाता है तो केवल उस देश का ही प्रतिनिधित्व तो नहीं करेगा, बल्कि इस धरती पर रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव का वो प्रतिनिधित्व करेगा, यानी संपूर्ण मानव जाति का वो प्रतिनिधित्व करेगा अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री किसी भी ग्रह पर जाता है, अंतरिक्ष में जाता है। तो अब देखिए जो नेक्स्ट बिंदु है, पांचवा बिंदु यह कहता है कि अंतरिक्ष का उपयोग शांति के लिए होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अंतरिक्ष का उपयोग शांति के लिए होना चाहिए, यानी अंतरिक्ष का उपयोग आप युद्ध के लिए नहीं कर सकते, शांति के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब आज देखें तो लगभग प्रत्येक देश में जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, स्पाइंग सैटेलाइट को डेवलप किया जा रहा है जो अन्य देशों पे निगरानी करेंगे, जो कि वो इस प्रमुख बिंदु का उल्लंघन है, यानी समझौते का उल्लंघन है। और आखिरी बिंदु देखें तो जो 6th बिंदु है वो स्पेस में न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु शस्त्र को हम स्थापित नहीं कर सकते। किसी भी हाल में हम जो है वो अंतरिक्ष में कोई भी परमाणु वेपन, परमाणु बम को हम स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन इस समय आप देखिए बहुत सारे देश न्यूक्लियर वेपन को अंतरिक्ष में स्थापित करने के होड़ में लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में भारत ने देखी, जबकि भारत ने कभी पहला कोई परीक्षण नहीं किया। अगर आप देखें तो मिशन शक्ति भारत का जो है वो 2019 में पूरा हुआ। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति को अंजाम दिया मार्च
2019 में। इस मिशन शक्ति का ध्येय ये था कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम था, जिसमें भारत ने अपने ही सैटेलाइट को, जिसका नाम माइक्रोसैट आर था, उस सैटेलाइट का नाम देखें तो उस सैटेलाइट का नाम था माइक्रोसैट आर, सैटेलाइट आर था। तो इस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ही अपने मिसाइल के द्वारा भारत ने इस सैटेलाइट को नष्ट करके अपनी एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर प्रणाली को प्रदर्शित किया। ये एक तकनीकी परीक्षण था, ठीक है। तो अब इसके बाद आउटर स्पेस ट्रीटी के बाद मैं अब प्रवेश करता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेस तकनीक में। तो थोड़ा सा मैं उस पर बात करता हूं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं आपसे कार्मेल लाइन पर। स्पेस एंड कार्मेल लाइन क्या होता है? स्पेस तथा कारमैन लाइन, स्पेस तथा कारमेल लाइन पर मैं आपसे बात करता हूं कि स्पेस और कार्मेल लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये कार्मेल लाइन क्या है। KARMANLINE, कार्मेल लाइन, ये क्या होता है? असल में होता क्या है दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा मान ली जाती है। ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, और इसका जो है अर्थ सरफेस से, ये यानी सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर एक लाइन है। इसको एक काल्पनिक रेखा मान लिया जाता है, और इस लाइन को हम कार्मेल लाइन यानी इमेजिनरी लाइन है, कार्मेल लाइन कहते हैं। ये क्या होती है? अब देखिए, इस कार्मेल लाइन के नीचे का जो स्पेस का भाग है, इसे हम इनर स्पेस कहते हैं, और इस लाइन के ऊपर का जो भाग है उसे हम आउटर स्पेस या कॉस्मिक स्पेस कहते हैं, कॉस्मिक स्पेस कहते हैं। और ये जो है देखें तो ये 4200 किलोमीटर तक होता है, 4200 किलोमीटर तक आपका ये आउटर स्पेस होता है। और अगर आउटर स्पेस के ऊपर जाए, यानी ये आपका अप टू 4200 किलोमीटर। अब अगर एबव यानी 4200 किलोमीटर के ऊपर जाए, एबव 4200 किलोमीटर यानी 4200 किलोमीटर के ऊपर जाए, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं डीप स्पेस। और ये डीप स्पेस में कोई भी लॉन्च नहीं किया जाता। जो भी लॉन्च करते हैं, मूलतः अगर आप देखें तो 36,000 किलोमीटर तक लॉन्च करते हैं। जितने भी लॉन्च होते हैं, जितने भी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, ये आउटर स्पेस में किया जाता है। अब देखिए इनर स्पेस का क्या महत्व है। इनर स्पेस ये समझिए कि अगर कोई भी देश है, भारत है, चाइना है, जापान है, अमेरिका, कोई भी देश है, तो उस देश का ये वायु क्षेत्र है, ये 100 किलोमीटर तक। इस पर उस देश का अपना एकाधिकार है। इस क्षेत्र में कोई भी देश अपने किसी भी प्रकार के उपग्रह को स्थापित नहीं कर सकता। अगर स्थापित करता है ये इसके वायु क्षेत्र में, तो इस स्थिति में वह देश उस सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है, हटा सकता है, समाप्त कर सकता है। तो ये जो उसका क्षेत्र है, ये 100 किलोमीटर तक सी लेवल से आपका ये उसका अपना वायु क्षेत्र होता है। तो ये कार्मेल लाइन एक प्रकार की, आप ये समझिए कि कार्मेल लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है जो कि पूरे विश्व में मानी जाती है। तो इस कार्मेल लाइन के ऊपर आउटर स्पेस में ही सारे उपग्रहों को स्थापित किया जाता है।
तो ये तो बात दोस्तों हो गई कार्बन लाइन की। अब मैं ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी उपग्रह को कैसे लॉन्च करते हैं इसकी बात करते हैं। तो पृथ्वी की कक्षा में अर्थ के ऑर्बिट में, यानी कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा, अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करना अर्थात लॉन्च करना कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या क्या बिंदु होते हैं, कुछ बेसिक सी जानकारी आपको लेना है तो बहुत कुछ इसमें पूरी इंजीनियरिंग है। कैलकुलेशन में 0.001 का भी अगर डिफरेंस आ जाए तो पूरा मिशन फेल हो जाता है। फिर भी कुछ बेसिक सी चीजें जान लीजिए। तो स्थापित करना जो करते हैं तो वो क्या क्या बिंदु ध्यान में रखते हैं, अपने दिमाग में मुख्य बिंदु क्या है जिसको ध्यान में रख करके सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया जाता है। 3 मुख्य बिंदु है जिसको कि जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो ये 3 मुख्य बिंदु को हम ध्यान में रखकर सैटेलाइट को स्थापित करते हैं। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु जिसको कहेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, शॉर्टकट में इसको ओवी कह सकते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे कक्षीय वेग। दूसरा होगा आपका लीनियर वेलोसिटी, शॉर्टकट में आप इसको ओवी कह सकते हैं। और तीसरा आपका लीनियर वेलोसिटी को हम कहेंगे क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग। और थर्ड वन आपका होगा वो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं पलायन वेग। जैसा कि आप जानते हैं हर ग्रह का अपना अपना पलायन वेग होता है। पलायन वेग डिपेंड करता है उसके गुरुत्व के कारण। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब अगर इस वेग से पृथ्वी से कोई चीज भेजी जाए, फेंकी जाए, तो वह पृथ्वी के गुरुत्व को छोड़ त्याग कर, यानी गुरुत्व से होते हुए वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस लौट के नहीं आएगी। तो इसके ये 3 बिंदु का ध्यान रखते हैं। वो कैसे रखते हैं वो मैं आपको एक चित्र के द्वारा ही समझा सकता हूं। कुछ चित्र मैं बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। और ये एस्केप वेलोसिटी को ईवी से दिखाएंगे। एस्केप वेलोसिटी को हम शॉर्टकट में ईवी कहेंगे। अब इसको समझिए दोस्तों, ये मान लीजिए आप ये अर्थ है, ठीक। अब मान लीजिए अर्थ से अगर आपने किसी लॉन्च व्हीकल पे रखकर किसी सैटेलाइट को उसकी निर्दिष्ट कक्षा में आप पहुंचाना चाहते हैं। अब आपने निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचाने के लिए उस सैटेलाइट में अपने उस लॉन्च व्हीकल पे अपने सैटेलाइट को रख करके उस निर्दिष्ट कक्षा तक आपने मान लीजिए पहुंचा दिया। अब यहां पर क्या होगा कि जो आपका लॉन्च व्हीकल होता है उसमें एक डिवाइस लगा होता है। वो डिवाइस क्या करता है, उस सैटेलाइट को या उस उपकरण को अंतरिक्ष में एक वेग प्रदान करता है, यानी उसको फेंकता है। तो अंतरिक्ष में जो जिस वेग से फेंकेगा उस वेग को हम क्या कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया एलवी का है लीनियर वेलोसिटी। अब देखिए आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर उठते जाएंगे, जितना दूरी होती जाएगी अर्थ सरफेस से, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। और जो टाइम पीरियड है यानी आवर्तकाल का मतलब चारों तरफ घूमते रहना। तो जैसे अगर ऊपर है कोई भी, जितना भी अर्थ सरफेस से ऊंचाई बढ़ेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और ऊंचाई कम है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड भी
क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर सैटेलाइट जितना अर्थ सरफेस से ऊपर होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है, इसका अर्थ है टाइम पीरियड अधिक है, यानी धीरे धीरे घूमेगा तो ज्यादा समय लगेगा, जल्दी जल्दी घूमेगा तो कम समय लगेगा। तो आवर्तकाल कहते हैं टाइम पीरियड को। तो जैसे ही यहां पर निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचेगा, यहां डिवाइस क्या करेगा, उसको पुश करेगा बाहर की ओर, यानी उसको एक एलवी देगा। अब अगर एलवी जो दिया गया, यानी पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर उठते जाएंगे, हर एक ऊंचाई पर एक निश्चित ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब यहां पर पहुंचा हमने और हमने उसको एलवी दे दिया। अब अगर एलवी जो है, एलवी इज क्या हो गया, अगर एलवी इज लेस देन, सॉरी, यदि एलवी इज लेस देन ओवी, यानी ओवी से एलवी कम हो गया। एलवी का मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी यदि ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो गया तो क्या होगा ये कि जो यहां पर आपने सैटेलाइट भेजा है वो पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ पृथ्वी पे गिर जाएगा, यानी ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा। इसको नंबर 1 लिख देते हैं, अभी मैं बता देता हूं नंबर 1। नंबर 1 का मतलब होगा पैराबोलिक पाथ, हिंदी में कहते हैं परवलयाकार पथ। तो पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा। अब यदि हम यहां पर किसी भी सैटेलाइट को वो वेग देते हैं, लीनियर वेलोसिटी जो होगी, यदि लीनियर वेलोसिटी यानी पैराबोलिक पाथ बनाए, अगर लीनियर वेलोसिटी हम देते हैं और लीनियर वेलोसिटी बराबर हो जाती है ओवी के, ओवी में ऑर्बिटल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तब क्या होगा, तब वो आपका जो सैटेलाइट है वो आप ये समझ लीजिए कि वो सर्कुलर पाथ बनाते हुए, यानी वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करने लगेगा, अर्थात घूमने लगेगा, यानी ये आपका सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ बनाएगा और सर्कुलर पाथ बनाता हुआ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा यदि एलवी बराबर ओवी हो गया तो। इसमें कैलकुलेशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है जो किया जाता है। अब यदि यहां पर हम किसी भी सैटेलाइट को उसके निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करना चाह रहे हैं और यदि हम तीसरे पॉइंट पे आए, यदि हमने क्या किया कि एलवी जो है वो ओवी से ज्यादा हो गया, एलवी ओवी से ज्यादा हो गया लेकिन ईवी से कम है, यानी ईवी का मतलब हुआ एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। अगर पलायन वेग से लीनियर वेग यानी क्षैतिज वेग पलायन वेग से कम है लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी से अधिक है, तो वो सैटेलाइट आपका पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाएगा लेकिन बंधु इलेप्टिकल पाथ पर, इलेप्टिकल पाथ का मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार पथ। यानी पहला तो आपका ये हो गया पैराबोलिक पाथ, दूसरा आपका हो गया सर्कुलर पाथ, तीसरा हो गया इलेप्टिकल पाथ। इलेप्टिकल पाथ को दोस्तों मैं यहां साफ लिख देता हूं, इलेप्टिकल पाथ। इलेप्टिकल पाथ को हम जो कहते हैं इलेप्टिकल पाथ, इलेप्टिकल पाथ का मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार पथ, दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। वर्तमान में देखें तो यही दोनों पाथ का उपयोग किया जाता है। समानता जो आपके कम्युनिकेशन के सैटेलाइट होते हैं ज्यादातर वो सर्कुलर पाथ पे होते हैं
और जो पोलर ऑर्बिट पे होते हैं, मौसम से संबंधित होते हैं, तो कुछ एक उसमें जो है इलेक्ट्रिकल पाथ पे होते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे चौथे पॉइंट पे आए, तो तीसरा बिंदु था। अगर हम इसके बाद आते हैं अगले बिंदु पे, अगले बिंदु की बात करते हैं कि अगले बिंदु में क्या होगा। तो अगले बिंदु में दोस्तों स्थिति यह बनेगी कि यदि हम चौथे पॉइंट पे आए, फोर्थ पॉइंट पे, यदि हम यहां से सेटेलाइट को जो पुश करते हैं, क्षैतिज वेग देते हैं, यदि एलवी बराबर ईवी हो जाए तो क्या होगा, यानी लीनियर वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, अर्थात क्षैतिज वेग पलायन वेग के बराबर हो जाए तो क्या होगा। इस दशा में जो आपका सैटेलाइट है वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ अंतरिक्ष में चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा, यानी पूरा मिशन बेकार हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सारा पैसा बेकार हो जाएगा, बहुत आर्थिक नुकसान होगा। पांचवी स्थिति क्या बनेगी, यदि एलवी इज मोर देन ईवी हो जाए, यानी लीनियर वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा। इस दिशा में आपका जो, इस दशा में क्या होगा कि आपका जो सैटेलाइट है वो भैया हाइपरबोलिक पाथ बनाएगा। हाइपरबोलिक पाथ बनाता हुआ अंतरिक्ष में चला जाएगा। हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है, हाइपरबोलिक पाथ बनाता हुआ वो अंतरिक्ष में चला जाएगा और लौटकर नहीं आएगा। इसलिए जब भी सैटेलाइट को उसकी निर्दिष्ट कक्षा में लॉन्च करना होता है तो हर प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ओवी होता है। वो ओवी सैटेलाइट में लीनियर वेलोसिटी के द्वारा उत्पन्न करना होता है। इसका पूरा कैलकुलेशन होकर के ये किया जाता है। और दोस्तों यही दो मुख्य कक्षाएं हैं जिस पर लॉन्च किया जाता है। अब मैं आगे के जो क्लास होगा, आगे जो आपका वीडियो होगा, उसमें आप टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में मैं बात करूंगा कि पोलर ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।